हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में ARO री एग्ज़ाम के लिए 55 प्रश्नों को सेलेक्ट किया है और प्रश्न हमने इस प्रकार शामिल किए हैं, ज़रा आप भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यूपीजी के विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, संविधान, भूगोल, इतिहास, इन सभी सब्जेक्ट से हमने प्रश्नों को क्रम वाइज सेट किया है। 55 प्रश्न है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी अच्छे लेवल के प्रश्न शामिल किए गए हैं। हर एक सब्जेक्ट से 5 से 7 प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं। हमारा प्रयास यह है कि हम आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न उपलब्ध कराएं ताकि आप री एग्ज़ाम निकाल सको। निम्न में कौन सुमेलित है? प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 दिए गए हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 दिए गए हैं। यहाँ पर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8। उपरोक्त में से सही कूट का चयन करें। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही सुमेलित हैं। आरओ में इससे संबंधित प्रश्न बना था, तो आपको ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? खनिज और यहाँ पर जिला दिया गया है। सेलखड़ी, हमीरपुर, यूरेनियम, ललितपुर, डोलोमाइट, महोबा, फेल्सरपार, झांसी। तो कौन सा खनिज यहाँ पर सही से सुमेलित नहीं है, उस जिले का आपको यहाँ पर चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, डोलोमाइट महोबा में नहीं, यह पाया जाता है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। इन जिलों में आपको यह खनिज देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? माता टीला बहुउद्देश्य बांध परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और बेतवा नदी पर यह स्थित है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? जिला और मुख्यालय यहाँ पर दिया गया है, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। जिला सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज दिया गया है, अमेठी का गौरीगंज, कुशीनगर का पडरौना, कौशाम्बी का सिराथू यहाँ पर मुख्यालय दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी, कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हमने आपको करा था अभी, मंजनपुर में है। कहाँ पर है? मंजनपुर में कौशाम्बी का मुख्यालय है। जितने भी यहाँ पर पॉइंट आए हैं इनको जरूर आपको अच्छे से याद करना है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सुमेलित है? सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर दिया गया है और इस पॉइंट को हम सभी जानते हैं, ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन लखनऊ दिया गया है, यह भी लखनऊ में नहीं है, यह आपका है मेरठ जिले में। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नोएडा दिया गया है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र झांसी दिया गया है। सही सुमेलित है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मुख्यालय नोएडा में है। ये वाला पॉइंट यहाँ पर सही है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र झांसी में नहीं है, यह आपका है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में है। निम्नलिखित माध्यमों में किस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, पारा, अल्कोहल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, पारे में जो ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर होती है लास्ट में गैस में। यह इसका क्रम होता है। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न है। सेशन आपको जरूर अच्छा लगेगा, तो आप क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऐसे तत्व
जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा कथन, पहला कथन ये दिया गया था। दूसरा कथन, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। विकल्प के माध्यम से सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। दूसरे वाला कथन यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है। देखिए हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। वैसे तो कुछ विद्यार्थी जानते ही होंगे। समस्थानिक का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉइंट दिए गए हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H12, 1H13। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि परमाणु संख्या में समान है यहाँ पर, और परमाणु भार जो है इनका भिन्न भिन्न है। तो यह तो एग्जाम्पल था समस्थानिक का। अब आप देखिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। समस्थानिक तो नहीं होंगे, वे होंगे समभारिक। समभारिक समभारिक का एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे कि ऑर्गन। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक जो है 18 होता है और परमाणु भार 40 होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और परमाणु भार 40 होता है। और कैल्शियम भी ले सकते हैं आप। कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 40 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे समभारिक में परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान नहीं होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। परमाणु भार को ही परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो दोनों पॉइंट को हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में किस धातु मेटल की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है? तो रोग से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, तांबे की कमी से विल्सन रोग जो है मानव शरीर में हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। 120 mmHg सिस्टोलिक रक्तदाब माना जाता है। 80 mmHg डायस्टोलिक रक्तदाब माना जाता है। मनुष्य का हृदय एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लेता है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय औसतन 7 से 8 लीटर रक्त पंप करता है। तो असत्य कथन की यहाँ पर पहचान करनी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 7 से 8 नहीं, औसतन 5 लीटर रक्त पंप करता है। ऊपर के पॉइंट जो है सभी सही हैं। मनुष्य का हृदय एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लेता है। और ये तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर 120/80 जो है होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वाइन फ्लू H5N1 दिया गया है, बर्ड फ्लू H1N1 दिया गया है। सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है। स्वाइन फ्लू का होता है H1N1 और बर्ड फ्लू का जो होता है H5N1 होता है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार सही होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न, मस्तिष्क का वह भाग जो हमारी अनिच्छिक क्रियाओं इनवॉलेटरी एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है, सामान्यतः उसे श्वसन का केंद्र सेंटर फॉर रिस्पिरेशन भी कहा जाता है। मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का वह भाग जो हमारी अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मेडुला ओब्लांगेटा इसको कहा जाता है और इसी को सेंटर फॉर रिस्पिरेशन भी कहा जाता है, श्वसन का केंद्र। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से बुंदेलखंड से संबंधित लोक नृत्य है। उपर्युक्त में से सही कूट का चयन करें। जवारा नृत्य, ख्याल नृत्य, देवी नृत्य, घोड़ा नृत्य। यहाँ पर देखना है क्या सभी सही सुमेलित हैं या फिर कोई एक बिंदु सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी यहाँ पर सही सुमेलित है।
तो पहले वाला जो पॉइंट दिया गया है जवारा नृत्य, ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, इसको जरूर याद करना है क्योंकि ये तीनों तो लगभग हमारे याद ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, स्थल तथा वायु एवं इसके उप संघटक कहे जाते हैं। जैविक संघटक, अजैविक संघटक, ऊर्जा संघटक, बाहरी संघटक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, अजैविक संघटक। इन्हीं को हम भौतिक संघटक भी कहते हैं। अजैविक संघटक तो आप जानते होंगे, जिनमें जीवन नहीं होता है वो अजैविक संघटक होते हैं, और जैविक संघटक के अंतर्गत पादप, पेड़ पौधे आते हैं जिनमें जीवन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों को वियोजक, डीकम्पोजर भी कहते हैं, भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु तथा कवक इत्यादि शामिल किए जाते हैं। उपयुक्त में से सही कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। उपयुक्त यहाँ पर दोनों ही कथन सही हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता दिया गया है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दिल्ली यहाँ दिया गया है। उपयुक्त में से सही सुमेलित है, और राइट आंसर ऑप्शन ए है। 1 और 2 यहाँ पर सही सुमेलित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दिल्ली में नहीं है, ये आपका है भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। निम्न में कौन सुमेलित है। उपयुक्त में से सही कोड का चयन करें। नाबार्ड की स्थापना 1982 दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1985 दिया गया है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 यहाँ पर दिया गया है, तो सही यहाँ पर है ऑप्शन बी विकल्प। 1 और 3 यहाँ पर सही सुमेलित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 ईस्वी में। बैंक संघ से रिलेटेड भी एग्जाम में प्रश्न जो पूछा गया था, तो उसी पैटर्न पर हम आपके लिए प्रश्नों को सिलेक्ट करके क्लास लाते हैं। थोड़ा समय लग जाता है, क्लास आपको 1 से 2 दिन बाद भी देखने को मिल जाती है, परंतु जो भी क्लास लाते हैं वो बहुत ही अध्ययन करके हम क्लास उपलब्ध करा रहे हैं आपको। भारत में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिडबी की स्थापना की गई। कृषकों की सहायता के लिए, लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए, बैंकों के नियमन के लिए, शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करने के लिए। तो सिडबी की स्थापना की गई थी लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए। सिडबी की स्थापना की गई थी वर्ष 1990 ईस्वी में। स्थापना भी आपसे पूछ ली जाती है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ शहर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं संबंधी उपबंध। अनुच्छेद 43 का कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 का सहकारी समितियों की अभिवृद्धि सही सुमेलित नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये सभी अनुच्छेद हमको रटे होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 43 क में नहीं है, अनुच्छेद 43 में है कर्मगारों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो यह अनुच्छेद जो है कर्मगारों के लिए, काम करने वाले मजदूरों के लिए मजदूरी जो है निश्चित करता है। तो अनुच्छेद 43 आ चुका है, अनुच्छेद 43 ख भी आ चुका है, तो अनुच्छेद आपको यहीं पर देख लेना है क वाला भी। इसके अंतर्गत क्या आता है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों का भाग लेना, ये आता है। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों का भाग लेना जो है आता है।
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे, सभी यहाँ पर बहुत अच्छे पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? अनुच्छेद 43 बी, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। तो आपको चाहे 43 ख लिखा मिल जाए या फिर 43 बी, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। तो ये पॉइंट हमने अभी पढ़ा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। अनुच्छेद 48 ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 39 ए, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 47, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाइयों, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 47। तो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन। यह है अनुच्छेद 48 में। जबकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। देखिए, इस क्लास को हम बहुत ही अच्छी तरीके से लगाएंगे। आप इस क्लास को 1 से 2 बार वॉच कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई थी? देखिए कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अनुच्छेद 19 वन के घ में, अनुच्छेद 19 वन के अंग में, अनुच्छेद 19 वन के 6 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था की गई थी अनुच्छेद 19 वन के 6 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से सत्य कथन नहीं है। इसको जो ध्यान से देखना है कि पूछा गया है सत्य कथन नहीं है। यह भारत के सभी राज्यों में है। विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में है। इसके सभापति का चुनाव राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो यह भी सही पॉइंट नहीं है। इसके सभापति का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। विधान परिषद में चुने जाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यह भी सही पॉइंट नहीं है। 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही नहीं है। राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो डी यहाँ पर राइट आंसर था। कोई भी कथन सत्य नहीं था। कितना डीपली यह प्रश्न पूछा गया है, परंतु सभी पॉइंट यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल के थे जो हमको याद रहने ही चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत होता है। तो सही नहीं है। आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत नहीं होता है। महान्यायवादी का कार्यकाल डिपेंड करता है सरकार पर। जब तक सरकार रहती है तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है। जब सरकार इस्तीफा दे देती है तो महान्यायवादी को भी अपना इस्तीफा इस पद से देना होता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद का प्रावधान है? तो डी राइट आंसर है। अनुच्छेद 169 में राज्य का महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। सभी जानते हैं, सही पॉइंट है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है। सही कथन का चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। 1 और 2 यहाँ पर सही है। इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है, ये सही नहीं है। आप सभी जानते हो कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए।
प्रश्न नंबर 25, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? कल वाला सेट मैंने आपको करा था और मैंने कहा था कि ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की गई थी। यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद कीजिए जरा, चारों में देखिए कौन सा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। 14वां भी दिया गया है, परंतु याद रखना है यह 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो प्रत्येक क्लास को अच्छे से भाई वॉच किया करो, उचित पॉइंट लगे तो उसे नोट जरूर किया करो। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तुतिकोरिन, न्यू मंगलोर, कोचीन, मरमागोवा। अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तुतिकोरिन यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, पूर्वी तट का हिस्सा है, जबकि ये तीनों पॉइंट पश्चिमी तट के हिस्से हैं। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है और मरमागोवा गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में पूरब दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम हमको बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। थोड़ा सा नज़र डालिए, महानदी किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है और ये आपकी महाराष्ट्र में है और ये कर्नाटक में है, कावेरी कर्नाटक में है। चलिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैप को देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिए महानदी ये रही, यहाँ पर ये उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ इनका क्रम है यहाँ पर, और ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर आपकी गोदावरी नदी यहाँ पर महाराष्ट्र में है, फिर आपकी इसके नीचे कृष्णा नदी है, फिर कावेरी नदी यहाँ पर कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, फिर वेगई नदी आएगा, फिर ताम्रपर्णी नदी आएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अब प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो ए ही यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न, बलाटिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, कीन नहर। प्रश्न नंबर 29, निम्न पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम है? इसी पैटर्न पर आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में काफ़ी मिले थे और उसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। सेशन पसंद आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर का इन पहाड़ियों का क्रम हमको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेघालय, सतपुड़ा, विंध्य। ये राइट आंसर है। भारत के मैप में यदि हम देखें यहाँ पर इस प्रकार, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेघाल यहाँ पर है, मेघाल, और थोड़ा सा आगे को चलेंगे यहाँ सतपुड़ा है, और थोड़ा और आगे को चलेंगे तो यहाँ पर विंध्याचल है। तो इस प्रकार यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्रम है, इन पहाड़ियों का क्रम है। चलिए अब प्रश्न नंबर लगाते हैं। नेक्स्ट, कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, विषुवत व कर्क रेखा दोनों को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट तथा एलुटस आदि किस महाद्वीप के निवासी हैं? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो रेड इंडियन से आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर है, उत्तरी अमेरिका। परंतु यहाँ पर एलुटस जनजाति उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, खरगोश से।
प्रश्न नंबर 33, देश का प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया? गांधीनगर, पुडुचेरी, रानीपेट, भोपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रानीपेट। रानीपेट किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तो जिस तरह शब्द आया है रानीपेट, ये भी पता होना चाहिए कि यह किस राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में है और देश का प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र है ये। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गेहूं, चावल, मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी क्लासें मिलेंगी आपको यहाँ पर वो अच्छे लेवल की ही देखने को मिलेंगी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भारत देश गेहूं, चावल और मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। चीन देश और जी गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है ब्राज़ील देश। नेक्स्ट प्रश्न, यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम एवं प्रकृति में अक्षारीय मृदा है कहलाती है। दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, कपासी मृदा। तो आपको समझ जाना चाहिए कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी? मरुस्थलीय मृदा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसमें जो है ह्यूमस की मात्रा कम होती है और ये क्षारीय मृदा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मिकेले, माउंट एकांगुआ। बी राइट आंसर है, माउंट एकांगुआ। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, जबकि माउंट मिकेले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। प्रश्न नंबर 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दस्त ए कबीर और दस्त ए लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान, इराक, सऊदी अरब, पाकिस्तान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ईरान देश में है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चयन करना है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास का मैदान है। यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। केवल 1 आएगा, केवल 2 आएगा, दोनों गलत है, दोनों सही हैं। ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, केवल 1 वाला कथन यहाँ पर सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान है और यह है उष्णकटिबंधीय नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। आप विश्व के मानचित्र में देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर जो ये घास का मैदान होता है, यहाँ पर जो घास का मैदान होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। और नाम से समझ लेना है, डाउन्स यानी कि डाउन हो रहा है तो समझ जाना है शीतोष्ण कटिबंधीय है, जैसे कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है। कावेरी नदी भारत के किन राज्यों से होकर प्रभावित होती है? तो कावेरी नदी का पूछा गया है, किन राज्यों से होकर प्रभावित होती है? सी राइट आंसर है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। आंध्र प्रदेश में नहीं बहती है और ना ही मध्य प्रदेश में। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? चीन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी देखना आपको क्या भारत देश में है या फिर चीन में है या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो डी राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रश्न नंबर 41, दक्षिण भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सही क्रम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ। कल भी एक प्रश्न हमने पहाड़ियों से आपको करा था। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल में फैली हुई है। अन्नामलाई की पहाड़ी
जस्ट नीलगिरी के नीचे है और ये तमिलनाडु केरल में है। इलायची की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी भी इनको बोला जाता है और ये केरल राज्य में फैली हुई है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर था। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पर है, उसके जस्ट नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर उसके जस्ट नीचे इलायची की पहाड़ियाँ जिनको कार्डमम की पहाड़ियाँ बोला जाता है, फिर नागरकोलाई की पहाड़ियाँ देखने को आपको लास्ट में मिलेंगी। और तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, ये आप सभी जानते हो। तो यहाँ पर इनका जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम दिया गया है, इसी क्रम में आपको प्रश्न को याद रखना है। चलिए अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुध ग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल सही पॉइंट है। यह पृथ्वी के निकट ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। तो ये पॉइंट भी जानते हैं, सही है बिल्कुल। इसका ताप अंतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। तो बी में और डी में आंसर है। तो आप समझ गए होंगे बी ही राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका ताप अंतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। यह ग्रह पृथ्वी के निकट नहीं होता है, यह ग्रह तो सूर्य के सबसे अधिक निकट होता है। इसी कारण से ताप अंतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आप जानते भी होंगे, शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्न में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया? बैल, हिरण, घोड़ा, गेंडा। तो सी राइट आंसर है। घोड़े का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन एक प्रचलित मत है? बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है उपयुक्त सभी, तो समझ गए होंगे डी ही राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। जब इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो यहाँ पर जो है 80% चांस है कि उपयुक्त सभी वाला सही हो सकता है और 20% चांस होते हैं कि ये सही नहीं हो सकता है। तो 80% के हिसाब से आपको इस तरह के प्रश्नों को लगा देना है। यदि आपने 110 प्रश्न अटैम्प्ट कर लिए हैं या फिर 105, उसके बाद आपके पास 10% इसी प्रकार के हैं, दोनों वाले उपयुक्त सभी वाले, तो आपको वहाँ पर इनको लगाकर जरूर आना है। चलिए आप सभी जानते हो वैसे तो, मगर जो है कुछ नहीं जानते होंगे तो उनको जो है गाइडेंस मिल सकता है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कनिष्क, उदयन, प्रसेनजीत, बिंबिसार। तो बी राइट आंसर है, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसने जो है राजगृह से राजधानी को पाटलिपुत्र जो हस्तांतरित किया था। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंतीदुर्ग। तो बी राइट आंसर है, दंतीदुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। तो चोलकालीन प्रशासनिक इकाई है जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। महासभा, पुरी, नगरम, फेरुंगिरी। तो सी राइट आंसर है, नगरम। क्या कहा जाता था उसको? नगरम। प्रश्न नंबर 48। कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है, सही पॉइंट है। इसने गौहत्या प्रतिबंध कर दिया था। यह कुतुब नाम से अरबी में फारसी कविता लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजत रंगनी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर इसने कहा भी है, इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजत रंगनी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। तो आप समझ गए होंगे
यह कुतुब नाम से अरबी में नहीं फारसी में कविताएं लिखता था। तो सी यहाँ राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 49, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? चार ऑप्शन में देखिए, पुरंदर की संधि कब हुई थी? 10 मई 1665 में, 11 जून 1665 में। तो बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, 10 मई 1665 इसमें हुई थी। प्रश्न नंबर 49, 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? ऑप्शन बी राइट आंसर है, आउड्रम एवं टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी 1857 की क्रांति को। एक अच्छा प्रश्न है। तो 1857 की क्रांति उस समय क्या था? टेलर था, ऐसे याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 51, सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मंट नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। उपर्युक्त में से सही कथन है। तो डी राइट आंसर है। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। सन्यासी विद्रोह संबंधित यहाँ सभी पॉइंट जो है अच्छे दिए हुए हैं, इनको जरूर याद रखना है आपको। और सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। इस विद्रोह में जो है सन्यासियों ने भाग लिया था, और इसमें भाग लेने का प्रमुख कारण यही था कि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना और कठोरता से भू राजस्व वसूलना अंग्रेजों के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सही उत्तर चुनिए। मेरठ षड्यंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन, कानपुर षड्यंत्र केस। तो आपको यहाँ पर इनको क्रम में लगाना है। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन वर्ष 1928 में किया गया था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र केस 1924। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर आएगा। सबसे पहले फोर्थ वाला पॉइंट आएगा, फिर आपका आएगा सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष यहाँ पर दिए गए हैं। कानपुर 1925, सरोजनी नायडू सही है। बेलगांव 1924, मोतीलाल नेहरू दिया गया है। कांग्रेस का अधिवेशन जो 1924 में हुआ था बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने, हम सभी जानते हैं। तो यह सही नहीं था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। हरिपुरा 1938 में, और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। आज जो है वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, परंतु अच्छे प्रश्न थे, मेहनत जो है काफ़ी की है। लाइक जरूर कीजिएगा, और सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? 6 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 7 अगस्त 1905 को। उपयुक्त में से कोई नहीं। बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 55, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? कल शायद प्रश्न आया था। टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों। रैयतवाड़ी व्यवस्था मालिकाना हक से संबंधित व्यवस्था थी, और इसको लागू किया गया था 1792 ईस्वी में। कल भी आपको मैंने प्रश्न कराया था। एक प्रश्न और एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, 55 की जगह 56 प्रश्न इस क्लास में। 3 गठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20 या 1/20? ऑप्शन सी राइट आंसर है, 3/20
भूभाग पर। तो YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो भी क्लास देखने को मिलेंगी वो सभी सिलेक्टेड और अच्छे लेवल की मिलेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकें ताकि आप री एग्ज़ाम निकाल सकें। धन्यवाद दोस्तों।